नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। तो प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम विषाणुओं की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों इवानोवस्की। इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणुओं की खोज की थी। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन कुष्ठ रोग। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, चेचक के टीके का विकास किया था? मतलब चेचक चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, किसने बनाया था? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, नीट में समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं? मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं? तो यहाँ पर दोस्तों वर्णांधता है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों रोग जो हैं दोस्तों आनुवांशिक रोग से होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, ये सभी रोग मनुष्यों में आनुवांशिक रोग से होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह भी सही है। यह आनुवांशिकी की इकाई है, यह भी सही है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, यह भी सही है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन दोस्तों सत्य हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, लड़का पैदा होगा जब? लड़का पैदा होगा जब? दोस्तों हमें पता है कि एक्स एक्स अगर होता है तो मादा होती है और एक्स वाई होता है तो नर। तो यहाँ पर लड़का पूछ रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन एक्स वाई गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न गया है दोस्तों, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं? हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता, रक्त बनता ही नहीं, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत्यु हो जाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, रक्त का बहना बंद नहीं होता। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों का अगर कहीं घाव लग जाता है तो उसका ब्लड जल्दी बंद नहीं होता। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमें पता है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन 32 दांत होते हैं, 16 नीचे 16 ऊपर 32 दांत। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वायरस से फैलने वाला रोग है? वायरस से फैलने वाला रोग है, निम्न में से वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स भी HIV वायरस से फैलता है दोस्तों, चेचक भी वायरस से फैलता है, खसरा भी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, वायरस से फैलने वाला रोग ये सभी हैं, यानी कि तीनों यहाँ पर हैं। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह नीट में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग जरूर से इसे याद रखें और भविष्य के लिए वीडियो को सेव कर लें और लाइक कर दें। प्रश्न दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन पर्णदल लैमिना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के पर्णदल लैमिना भाग में होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। तो सी नंबर ऑप्शन पर्णदल लैमिना इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है नागफनी। इसका बोटैनिकल नेम है ओपुटिया फिकस इंडिका। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है तो नागफनी, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? किस पौधे में पत्ती में जड़ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो इसके लिए राइट आंसर है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में पत्तियों में जड़ पाई जाती है, ब्रायोफाइलम। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? फंजाई एवं एल्गी का परस्पर संबंध दर्शाता है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों लाइकेन। लाइकेन में कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है लाइकेन में, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, डीएनए की द्विगुणित का पता किसने लगाया? डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया डीएनए का? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था, वाटसन एवं क्रिक। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर और यह महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिकांग का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर और यह इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आरएनए पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आरएनए, इसे आप लोग याद रखिएगा। कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? हमें मालूम है दोस्तों 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर 46। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों में आनुवांशिकता की खोज की थी, इसलिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन हार्ट पाल्पिटेशंस 1 मिनट में कितनी बार होता है? मनुष्य के हृदय का स्पंदन, यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। 72 बार 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो वृक्क में मानव शरीर में वृक्क एक ऐसा अंग है जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लीज़ दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं, नीट की तैयारी करने वाले, हाई स्कूल, इंटर सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा, इस चैनल पर भी मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो सर्वग्राही AB रक्त समूह को कहा जाता है दोस्तों, AB रक्त समूह को। यह सभी को रक्त दे सकता है, यानी कि A ब्लड ग्रुप वालों को भी, B ब्लड ग्रुप वालों को भी, O ब्लड ग्रुप वालों को भी और AB को भी, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों,
किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि वह किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ओ रक्त समूह। ओ रक्त ब्लड ग्रुप वालों को सर्वदाता कहा जाता है, या किसी से भी दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं, सर्वदाता इसे कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप को, यानी कि डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से कौन सा कोशिका जाना जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो है संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, पेशी ऊतक, यानी कि डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है चेतना ऊतक। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों तंत्रिका। तंत्रिका को चेतना ऊतक कहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरबिंद गोविंद खुराना और रॉबर्ट ब्राउन। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों हरगोविंद खुराना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, तो सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम बताइए। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है दोस्तों? तो चार्ल्स डार्विन नाम है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है स्तनियों का हृदय में कितने कोष्ठ होता है? तो स्तनियों के हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठ होता है, 2 अलिंद 2 निलय। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 4 होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है दोस्तों? तो बकरी में पाया जाता है, बकरी में तापमान अधिक होता है दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो मछलियों जो है वो गिल द्वारा सांस लेती हैं, गलफड़े द्वारा सांस लेती हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है और यह महत्वपूर्ण भी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल, यह समुद्रों में पाया जाता है, लगभग 50 हाथियों से भी बड़ा होता है। ब्लू व्हेल यह समुद्र में पाया जाता है और धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों, और यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है मेंढक में श्वसन, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो मेंढक में श्वसन त्वचा द्वारा भी होता है, कुलोमों से भी होता है, फेफड़ों से भी होता है, क्योंकि यह जो है ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो इसके लिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यह इन तीनों द्वारा सांस लेता है, त्वचा द्वारा भी, कुलोमों द्वारा भी और फेफड़ों द्वारा भी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों इस संघ में सबसे पहला संघ होता है प्रोटोजोआ। तो एक कोशिकीय जीव हैं ये दोनों, तो इसे प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है पाश्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लुई पाश्चर ने इस विधि को ईजाद किया था, सही है दोस्तों। इस विधि में दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, यह भी सही है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, यह भी सही है। तो इसके लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी पाश्चुराइजेशन
पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई बार नीट में भी पूछा गया प्रश्न है और एसएससी सीजीएल और जनरल नॉलेज में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर पूछा टीबी के टीके की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक है दोस्तों। रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज किया था, रॉबर्ट कोच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है दोस्तों। यह लगभग 1-2 ग्राम का होता है बस। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, हमिंग बर्ड। सी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं को किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। प्राइमेट्स वर्ग में आधुनिक मानव को रखा गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कशेरुक जंतु के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, तो सबसे कठोर भाग दोस्तों इनेमल होता है। बहुत ही कठोर होता है दोस्तों इनेमल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? तो दोस्तों कई बार आप लोग गलती कर देते हैं कि व्हेल मछली है तो यह गलफड़े से सांस लेता है, तो यह गलफड़ा जो है गलत है दोस्तों। यह स्तनधारी है, यह भी फेफड़ा से सांस लेता है दोस्तों। व्हेल मछली फेफड़े से सांस लेता है, लंग से। आप लोग इसे जरूर याद रखें और माइंड में बैठा लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार नीट में और एसएससी सीजीएल एनटीपीसी ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, लाल रक्त रेड ब्लड कणिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। बी रेड बोन मैरो में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। इसे अपने माइंड में बैठा लीजिए और भविष्य के लिए वीडियो को सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे बिल्कुल मुफ्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। प्रश्नकार है, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी एकदम चली जाती है? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया अगर नष्ट होता है तो आँखों की रोशनी बिल्कुल चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है दोस्तों, टिश्यू। ये नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में गैसों का विनिमय गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है? शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फेफड़े में होता है दोस्तों। हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़े में पहुंचता है, तो फेफड़ा लेता है छोड़ता है। शरीर में गैसों का विनिमय फेफड़े द्वारा होता है, लंग द्वारा। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर और यह महत्वपूर्ण भी है, आप लोग इसे याद रखिएगा माइंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके लिए राइट आंसर है हिस्टोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यह एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है वृक्क। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई दोस्तों नेफ्रॉन होती है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा, नेफ्रॉन। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? तो हड्डियों कैल्शियम से बनी होती है दोस्तों, और दांत भी कैल्शियम से बना होता है, और फास्फोरस से भी हड्डी बनी होती है, और दांत भी आयरन से नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ एवं ब, मतलब ए वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन, मतलब कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है दोस्तों हड्डी एवं दांत। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य क्या है या वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ए नंबर ऑप्शन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किडनी का मुख्य कार्य है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने। हैजा दिया है, अतिसार दिया है, प्लेग दिया है, तपेदिक, फीलपाँव। यहाँ पर तपेदिक और फीलपाँव दोस्तों घरेलू मक्खी से नहीं फैलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो गया बी नंबर ऑप्शन 1, 2 व 3। 1, 2 व 3 बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि हैजा, अतिसार और प्लेग जो है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों नाइट्रोजनी नाइट्रोजन इमिशंस पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, तो यूरिया में पाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो मच्छरों द्वारा मलेरिया भी फैलता है, डेंगू ज्वर भी, पीत ज्वर भी। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग ये सभी हैं, पीत ज्वर भी, डेंगू ज्वर भी, मलेरिया भी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। लास्ट प्रश्न पूछ रहा है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? तो यह मस्तिष्क में स्थित होता है दोस्तों। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, या मटर के दाने के आकार का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है दोस्तों। तो यहाँ पर मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।